हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन एचपीयू शिमला एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर पे है। हमने एचपीयू से रिलेटेड अभी तक जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं सब पे डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे डाली हुई है। 2017 से लेकर के अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं आपको सबकी कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड सारे पेपर्स का जो डिटेल डिस्कशन है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। हमने एचपीयू के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पे आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रन करके सारे रेलेवेंट वीडियोस कवर कर सकते हो। एंड एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है मैराथन क्लास की, उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करें कि वो मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट आप लोग जरूर से कवर करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को वहीं से मिलेगा। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर दें कि अगर आप एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस अपने ऐप पे ऑलरेडी लॉन्च करा दी है। आप जिस भी पैकेज में इंटरेस्टेड हो आप परचेज कर सकते हो। पैकेज परचेज करने के लिए आपको डायरेक्टली हमारे ऐप से जुड़ना होगा। आप ऐप पे जाकर के डायरेक्टली क्लासेस, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रिलेटेड टू क्लासेस, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सारे पेपर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी तक हमने डिस्कस किए सबकी कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर नहीं मिल पाए तो आप लोग प्लीज एक व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देना, हम जरूर अपलोड करा देंगे। अब देखो, ये 2025 का क्वेश्चन पेपर था जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नो डाउट, अगर हम लोग बात करें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ रिसीवर और गिवर दो पर्सन की बात हो रही है। तो ये किस तरह के अकाउंट की बात होगी? नॉमिनल, एक्सपेंस, रियल, पर्सनल। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अगर हमसे रियल अकाउंट की बात करता तो रियल अकाउंट मतलब असेट से रिलेटेड होता है, तो वहां हम लोग करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल के केस में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक, नेक्स्ट है व्हेन द गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न टू द सप्लायर डैश नोटिस सेंड टू हिम। जब आपने गुड्स खरीदा, आपने परचेज किया तो आपने परचेज को डेबिट कर दिया। जब आप उसको रिटर्न करते हो तो उस केस में आप एक डेबिट नोट इश्यू करते हो, या हम कह सकते हैं रिटर्न नोट भी आप इश्यू कर सकते हो। ऑप्शन दिया डेबिट, क्रेडिट, प्रोमिसरी बैंक। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, डेबिट नोट। अच्छा, जिनको क्वेश्चन हिंदी में चाहिए उनके लिए यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो ये पेपर आप लोग डाउनलोड कर लेना, इजिली आप लोग इससे प्रैक्टिस कर पाओगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ पेटेंट, प्लांट रिपेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखो, एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है बेसिकली, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि करंट ईयर के लिए होता है। जैसे अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी तो वो आप करंट ईयर के लिए दे रहे हो, अगले साल वो काम करेंगे तो आप उनको अगले साल के लिए सैलरी दोगे। बट अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलता है। जैसे आपने एसेट परचेज किया तो उस एसेट परचेज का आपको बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलेगा, है ना। तो कैपिटल आइटम क्या होता है और रेवेन्यू आइटम क्या होता है, वैसे तो इस पे हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पर डाली हुई है, वहां से अगर चाहो तो और डिटेल में आप लोग ये चेक कर लेना कि व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम, वहां हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो नो डाउट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्लांट एक्सपेंडिचर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर आप मशीन परचेज करो या पेटेंट परचेज करो तो उसका बेनिफिट तो नो डाउट आपको मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जनरली हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट मानते हैं, और उसका भी बेनिफिट आपको कई साल तक मिलता है। जो भी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाते हो अगले 5 साल तक माना जाता है कि उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट, The primary objective of cash flow statement is to provide useful information about। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का पर्पस होता है कि हमारे फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिक्विडिटी है उसको चेक करने के लिए आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो आप जान पाते हो विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन दिया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ग्रोथ ऑफ द कंपनी, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो वो तो हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, बट अब क्योंकि यहाँ पे हमसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस ड्यू टू। हमने हमने अपने चैनल पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, इन पे भी डिटेल डिस्कशन क्लास डाला हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे भी डाला हुआ है। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं कवर की होगी तो जरूर कवर कर लेना, वहां हमने बताया भी है कि इन्वेंट्री को आप रिकॉर्ड करते हो
कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको इग्नोर कर दोगे, बट अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप आज ही से उसकी तैयारी करके चलोगे। जैसे मान लो कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो 10 रुपए की है और उसकी मार्केट प्राइस 12 रुपए की, तो नो डाउट यहाँ पे हमें 2 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो प्रॉफिट हम इग्नोर करेंगे। प्रॉफिट ये माना जाता है कि जब आएगा तब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट लेट्स से हमारी मार्केट प्राइस 12 है, यहाँ पे ये मान लेते हैं कि कॉस्ट अभी भी 10 है और मार्केट में वो बिकेगा 8 रुपए का, तो यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान हुआ ना, तो ये जो 2 रुपए का लॉस है इसके लिए आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में जब लॉस होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट अगर कोई लॉस होने वाला है तो आप उसकी तैयारी आज से ही करके चलोगे। इसीलिए इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ कह रहा है कि जिससे आप कैश जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें ना तो हम उसको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बट क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 तरीके से कैश जनरेट कर सकती है। इनकम्पासेस ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है, इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। इसमें इसका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, a person who though is not a partner in a firm but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm। आप फर्म में पार्टनर तो नहीं हो बट आपने कहीं ना कहीं खुद को प्रेजेंट किया, अलाउ किया कि आपको प्रेजेंट किया जाए एज अ पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट है पार्टनर बाय स्टॉपल का, जिसको हम लोग ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। करेक्ट आंसर होगा ए, पार्टनर बाय स्टॉपल, है ना। इन सब पे भी ना हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, पार्टनरशिप की क्लासेस हमने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न? टैन, पैन, डीमैट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। नो डाउट डीमैट अकाउंट नंबर, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिटर्न फाइल करते टाइम। नेक्स्ट, which section of the Income Tax Act 1961 enumerates the heads of income under which of the income of an assessee will fall? अब यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि हेड ऑफ इनकम, 5 हेड ऑफ इनकम है, सबको पता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो 5 हेड्स है ये कहाँ मेंशन किया गया है? अंडर सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक। नेक्स्ट, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टैक्सेस ऑफ on animals and boats can be levied by which government? एनिमल और बोट पे अगर टैक्सेशन अप्लाई करना है तो बेसिकली वो काम स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज का, लाइक म्युनिसिपल्स एंड म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत्स, ठीक है। ऑप्शन दिया है ओनली स्टेट, ओनली सेंटर, बोथ, ईदर। करेक्ट आंसर नो डाउट होगा ए, ओनली स्टेट, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज का है। नेक्स्ट, rebate under section 87A is available to which of the following assessee? 87A का जो रिबेट है वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। ऑप्शन दिया HUF, फर्म, इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए इज एन इंडियन सिटीजन एंड गोज फ्रॉम इंडिया टू स्पेन फॉर विजिट पर्पसेस ऑन 27 दिसंबर 2024। प्रायर टू दिस, इसके पहले ही हैड नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया, वो इंडिया छोड़ के कहीं नहीं गया। तो क्या हम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बता सकते हैं फॉर 24-25? बिल्कुल बता सकते हैं। प्रीवियस 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अब देखो ये जो यहाँ पे कंडीशन है वो हम बता देते हैं, और ये कंडीशन ना आप लोग लर्न कर लेना। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर में मोर देन इक्वल टू 182 डेज इंडिया में स्टे किए हो, ठीक। या एक और कंडीशन है कि अगर आप पिछले साल 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड किए, प्लस उसके पहले के जो 4 साल है, प्रीवियस ईयर तो हो गया 60 डेज, एंड उसके पहले के जो लास्ट 4 इयर्स हैं उसमें आपने टोटल रिसाइड किया 365 डेज इन इंडिया,
अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो रही है तो आप क्या माने जाओगे, रेसिडेंट। और अगर एक भी कंडीशन नहीं पूरी हो रही है तो नॉन रेसिडेंट। ठीक, क्लियर। अगर एक भी कंडीशन पूरी हुई तो रेसिडेंट और अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट में भी देखो कंडीशन है कि पास्ट 10 इयर्स में अगर आप किसी 2 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड किए हो एंड पास्ट 7 इयर्स में मोर देन इक्वल टू 730 डेज आप इंडिया में रिसाइड किए हो, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो उस केस में आपको क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्लियर। अच्छे से समझो, हमने ये चीज बताई कि अगर आप पिछले साल 180 डेज या उससे ज्यादा रह रहे हो, दूसरी कंडीशन है और में कि पिछले साल तो आप 60 दिन रहे पर उसके पहले 4 साल 365 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, तो उस केस में आप रेसिडेंट माने जाओगे। अगर दोनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो इसमें दो कंडीशन देखनी होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि आप पिछले 10 साल में 2 साल इंडिया में रहे हो या पिछले 7 साल में 730 डेज इंडिया में रहे हो। तो इन दोनों कंडीशन के पूरे होने पे आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट माने जाओगे। एंड अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं है तो नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्लियर। अब यहां अगर हम लोग देखें कि 27 दिसंबर तक तो वो इंडिया में था ही, तो ये कैलकुलेशन कहां से होगा, 1 अप्रैल से कैलकुलेशन होगा टिल 27 दिसंबर, क्योंकि आप 27 दिसंबर इंडिया छोड़ करके जा रहे हो ना, तो वो दिन भी काउंट होगा। अप्रैल का हो गया 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का 31, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30 और दिसंबर का 27 डेज। जब हम इसको टोटल करेंगे ना तो ये आएगा 271 डेज, जो कि हो गया मोर देन 180 डेज। तो नो डाउट उस केस में आप क्या माने जाओगे, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्लियर। नेक्स्ट, As per the Companies Act 2013, शेयर प्रीमियम is shown under the head। शेयर प्रीमियम कहां दिखाया जाता है, जो हमारा लाइबिलिटी साइड होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। लाइबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो शेयर होल्डर फंड्स का पहला हेड होता है उसके अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, उसी में आप दिखाते हो शेयर प्रीमियम। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये किससे डील करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस इन दोनों पे ही नंबरिंग और नाम बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ अपने चैनल पे, क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। IFRS इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर आल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, the main objective of cost accounting is ascertainment of cost, cost control, fixing of selling price, all of the above। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी चीजें देखनी होती है। आप कॉस्ट का ascertainment कैलकुलेशन भी करते हो, कॉस्ट की कंट्रोल भी करते हो, प्राइस का भी फिक्सेशन करते हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ऑयल, ग्रीस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, मटेरियल, ये बेसिकली किसका पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल का या इनडायरेक्ट मटेरियल का। नो डाउट ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, जिसको आप डायरेक्टली किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अलोकेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो बेसिकली ये वेरिएबल ओवरहेड है। उसमें आप वेरिएबल का भी पार्ट कैलकुलेट करते हो और फिक्स का भी करते हो, बट फिक्स्ड ओवरहेड तो ऑड वन आउट है। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अक्रूड कमीशन इज एन, अब देखो अक्रूड कमीशन मतलब सिंपली आपने कमीशन अर्न किया बट अभी तक वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो ये इनकम का भी पार्ट है, बट ज्यादा एक्यूरेटली आप देखोगे तो उसको असेट माना जाता है, क्योंकि अक्रूड कमीशन हम कहां दिखाते हैं, असेट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एसेट। नेक्स्ट, इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, व्हाट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ओपनिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, मार्केट वैल्यू पे। नो डाउट ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, अगर बिना कंसिडरेशन की कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या वो वॉइड होगा ना, उसको वैलिड ही माना जाता है।
अगर आपने कंसिडरेशन नहीं भी रखा है तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब जोर जबरदस्ती से अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया है, फ्रॉड से किया गया, मिस रिप्रेजेंटेशन से किया गया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइडेबल मानते हैं। मतलब जहां पे फ्री आप कंसेंट, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो जो इनोसेंट पार्टी है उसको ये राइट दिया जा रहा है कि आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो, चाहो तो डिसकंटिन्यू करो। अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इस पे भी हमने ना बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग अपने रेलेवेंट यूनिवर्सिटी का जो प्लेलिस्ट है वो रन कर लो, और पहले के जितने भी हमने क्लासेस अपलोड किए हुए हैं वो सब जरूर से कंसिडर करो, क्योंकि वहां हमने ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैन। अब याद रखना कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है कि आप कॉल्स इन एडवांस दे सकते हो तो मैक्सिमम 12%, बट अगर आर्टिकल साइलेंट है तो मैक्सिमम 6%। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या मानेंगे, 12%, क्योंकि कहीं कुछ नहीं मेंशन किया कि आर्टिकल साइलेंट है या नहीं। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। इसकी शर्त ये होती है ना कि आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को तभी रिडीम कर सकते हो जब वो फुल्ली पेड अप हो। ठीक है, ऑप्शन दिया है, ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप, only if they are partly paid, if they are not less than 50%, only if they are issued at a premium. No doubt करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए। नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल डिविडेंड, फुल्ली डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। नो डाउट अगर आप दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो वो कहलाएगा इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट, if debentures of rupees 5 lakh is issued to vendor in purchase consideration of net asset of rupees 8 lakh, तो 3 लाख कहाँ क्रेडिट होगा। देखो सिंपली याद रखना कि अगर हमारा नेट एसेट ज्यादा है किससे, परचेज कंसिडरेशन से, तब तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, और अगर नेट एसेट कम है पीसी से तो उस केस में गुडविल में जाएगा। अब यहाँ हमारा नेट एसेट ज्यादा है, 8 लाख है कंपैरेटिवली परचेज कंसिडरेशन से, तो बाकी जो 3 लाख है वो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट, Rahul Limited forfeited 900 shares of rupees 10 each on which a shareholder has paid only 2 rupees application पे पे हुआ और 4 rupees allotment पे पे हुआ, but failed to pay rupees 4 on calls. If these shares are reissued at 9 rupees per share, तो क्या हम कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट डालेंगे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग एंट्री पास करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 900 शेयर्स है और 10 रुपीज की बात हुई है ना, तो 9000 रुपीज हमें मिलना है, जिसमें से कितना पैसा नहीं मिला, शेयर कॉल का 4 रुपए नहीं मिला, तो 900 इंटू 4 3600, और कितना मिला, 6 रुपीज रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का 4। 2 शेयर प्रीमियम, ये कितना हो जाएगा 5400। ठीक, अब आपने इसी शेयर को री इशू किया 9 रुपीज पर शेयर पे, तो एंट्री कितनी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 900 मल्टीप्लाई बाय 9, बाकी जो 1 रुपए का नुकसान है वो कहां जाएगा, शेयर प्रीमियम में, टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल तो पूरा ही जाएगा ना 9000 से। ठीक, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 8100। तो अब ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है या शेयर प्रीमियम की वैल्यू है, ये हम कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा, कैपिटल रिजर्व में। कितनी ट्रांसफर करेंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट हुआ 5400 और डेबिट हुआ 900, तो माइनस कर देंगे, बैलेंस कितना बचेगा 4500, और यही 4500 आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व में, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्लियर। नेक्स्ट, The term company is defined in which section of the Companies Act 2013? कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। Which one of the following is not the content of the memorandum of association? या हम कह सकते हैं क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेम क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज ये कोई क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं किया गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ओवरऑल 6 क्लॉज होते हैं और उस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन क्लास ऑलरेडी डाला हुआ है। पहला तो नेम क्लॉज है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है,
टर्कुइन रूल इज रिलेटेड टू, अगर हम टर्कुइन रूल की बात करें तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और हमारे पास ऑप्शन में दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, सब्रोगेशन, तो करेक्ट आंसर होगा सी। द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट भी आएगा। अब प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड है, और फैक्ट्री ओवरहेड भी आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये ना बेसिकली कॉस्ट शीट का पार्ट है, और कॉस्ट शीट पे हमने डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो क्लास जरूर से कवर करना, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर इश्यू ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस। अगर इन्फ्लेशन के टाइम की बात करें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कब इन्फ्लेशन में यूज करते हैं, कब डिफ्लेशन में यूज करते हैं, अगेन इस पे भी डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल के सारे क्लासेस कवर कर लोगे ना, तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में वैसे भी कोई इश्यू नहीं होगा। हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो इसकी क्लास हम लिंक कर देंगे क्लास के एंड में, वो क्लास भी आप लोग जरूर से कवर करना, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, in case the maximum and minimum usage per week is 450 units and 400 units respectively and maximum delivery period दिया, तो क्या हम रीऑर्डरिंग लेवल निकाल सकते हैं? हाँ, रीऑर्डरिंग लेवल के लिए वैसे तो दो फॉर्मूला है, बट यहाँ ना जो रीऑर्डर लेवल के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो सिंपली क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड दिया हुआ है, तो बस इसी फॉर्मूले को यूज कर लो, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड या फिर लीड टाइम लिख लो, ठीक है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम यूसेज है वो कितना है, 450 यूनिट्स, कितने हफ्ते में, एक हफ्ते में, और यहाँ जो मैक्सिमम लीड टाइम है वो है 6 वीक्स का। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2700 की। अगेन कॉस्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट किया है, और वहां ना ये सारे फॉर्मूलाज पे डिटेल डिस्कशन किया है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है, जनरल सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बेसिकली अगर एमएस एक्सेल की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, द आईटी एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, 2000, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 कट कर देंगे, 39 देखो, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट। यहां आप इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज करो किसका, बिजनेस डॉक्यूमेंट का। ये ई कॉमर्स के थ्रू होता है, ई बिजनेस के थ्रू होता है, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। करेक्ट आंसर होगा ईडीआई, क्योंकि ई कॉमर्स और ई बिजनेस के थ्रू तो बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट लिमिट द रिस्क ऑफ बीइंग हिट बाय द कंप्यूटर वायरस। फायरवॉल, एंटीवायरस, सिक्योरिटी वॉल। इसका आंसर सबको पता होगा कि सब लैपटॉप यूज करो आज की डेट में एंटीवायरस यूज करते हैं, ठीक। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू अंडू द एमएस वर्ड। अंडू, आप वापस से क्या करते हो, कंट्रोल जेड करते हो ना, तो जो आपने डिलीट किया है वो वापस आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल जेड। एज पर इनकम टैक्स, इनकम इंक्लूड्स विच इनकम्स, लीगल, इलीगल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑल ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इनकम टैक्स में इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने लीगली अर्न किया है कि इलीगली अर्न किया है, कुछ भी अर्न किया है आपको टैक्स का पेमेंट करना है। नेक्स्ट, द exempted incomes are covered in which section of the Income Tax Act 1961? अगर exempted income की बात करें तो अंडर सेक्शन 10। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ अ हाउस विल टैक्सेबल अंडर द हेड। अब देखो सब लेटिंग की बात हुआ है, व्हाट इज सब लेटिंग? जैसे अगर मान लो ए घर का ओनर है, इसने बी को अपने यहां रेंट पे रखा, और बी ने क्या किया, सी को सबलेट कर दिया, तो यहां ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पर बी और सी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सबलेटिंग का अदर सोर्सेस का पार्ट होगा। हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन। अगर जीएवी की बात करें तो जीएवी का कैलकुलेशन कैसे होता है हम बता दें, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट, whichever is higher,
फिर इस हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर, फिर इस लोअर को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर, और ये जो हायर वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ऑप्शन दिया है म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ऑल ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही चीज हम यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, which type of debenture gives the debenture holder an option to convert them into equity shares? आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, तो नो डाउट ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म फंड्स, डिविडेंड। अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता है। बेसिकली हम लोग यहाँ किसकी बात करते हैं, एसेट में इन्वेस्टमेंट की, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यहां देखो हमसे फुल फॉर्म पूछा है, तो एनपीवी का फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर का फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पीबीपी का फुल फॉर्म है पेबैक पीरियड, और एआरआर का है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, सी डी बी ए, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, अगेन मैच द फॉलोइंग है, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होगा, डेट, डेरिवेटिव्स, इक्विटी शेयर होल्डर या नेटवर्थ। नो डाउट जो आपकी टोटल इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगी वो हो जाएगी नेटवर्थ कंपनी की। इंटरेस्ट, टैक्स शील्ड, डिबेंचर्स, द मार्केट दैट डील्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, एंड वोटिंग राइट किसके पास होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, है ना। तो डी ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। Next, if a firm has a DOL, that is degree of operating leverage of 2.8, इसका क्या मतलब है कि अगर आप सेल्स को 1% से इंक्रीज करोगे तो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी 2.8% से इंक्रीज होगी। अब इस पे भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस फाइनेंस करके ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है अबाउट कि हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, कैसे आप डीओएल कैसे कैलकुलेट करते हो, डीएफएल कैसे कैलकुलेट करते हो, ईबीआईटी क्या है, ये सब कुछ हमने वहां पे डिटेल डिस्कस किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1% द ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 2.8%। ठीक है। Which analysis is better in case firms differ substantially in size? Comparative income statement, horizontal analysis, common size statement। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो फर्म अलग अलग साइज के हैं उनके लिए कौन सा एनालिसिस बेटर है, उनके लिए वर्टिकल एनालिसिस या हम कह सकते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ज्यादा बेटर होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एट ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आता है आइदर प्रॉफिट और लॉस, है ना। तो अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऑप्शन दिया है टोटल रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन, करेक्ट आंसर होगा बी कंट्रीब्यूशन की। अगर फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में होंगे, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? It mainly applies the theory of microeconomics to business decision making, theory of macroeconomics to business decision making. It provides a systematic, logical way of analyzing. It assumes firms do not behave rationally. No doubt, अगर हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, तो उसमें यही बात होती है ना कि जो फर्म्स है वो रैशनली बिहेव करेंगे, मतलब वो हमेशा ऐसे बिहेव करेंगे कि उनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज है। तो पहला 3 पॉइंट तो सही है, बट लास्ट पॉइंट इनकरेक्ट है, और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि नॉट ट्रू है। क्लियर। नेक्स्ट, हु गेव द 4 P's इन मार्केटिंग? 4 P's कौन कौन सा है? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, है ना। और ये कॉन्सेप्ट दिया था मैककार्थी ने, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है FW टेलर। नेक्स्ट, who is known as the father of modern theory of management? Modern theory of management के फादर है हेनरी फ्योल। एमबीओ का फुल फॉर्म क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट?
Gantt plank is associated with communication, motivation, supervision of workers और incentives for work. देखो Gantt plank बेसिकली कॉन्सेप्ट है स्केलर चेन का, और इस स्केलर चेन में बेसिकली यही देखा जाता है ना कि कौन किस लेवल पे कम्युनिकेट कर सकता है। तो नो डाउट यहाँ हम किसकी बात करें, अबाउट कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ ह्यूमन रिलेशन स्कूल? एल्टन मेयो। ये सब कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। Which one of the following is not an internal source of recruitment? ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, प्लीज ये क्वेश्चन देखना। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा नहीं है? ट्रांसफर है, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन है, पर्सनल कॉन्टैक्ट है। बट अगर हम लोग कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये एक्सटर्नल सोर्स माना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन इनकरेक्ट था। नेक्स्ट, द टर्म ग्रेप वाइन मीन्स फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल कम्युनिकेशन, बोथ नन। अगर ग्रेप वाइन की बात करें तो ना तो इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ना ही इसका कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which level of measurement categories data into distinct categories or labels with no inherent order? यहां कह रहा है कि आप डेटा को कैटेगराइज करो इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज और लेबल्स, जहां हम ऑर्डर्स की बात करें, जेंडर्स की बात कर रहे हैं, तो वो होगा अबाउट नॉमिनल ऑर्डर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ स्प्रेड आउट डेटा? इज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्प्रेड आउट डेटा की बात करें तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली अगर हम लोग स्प्रेड आउट डेटा की बात करें तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन मेजर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, रेंज, इंटरकोटाइल रेंज। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? नो डाउट मीडियन। ये हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल सीए काजल डेरोलिया पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हुआ है और ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मीडियन ऑफ दिस? अब मीडियन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको इस डेटा को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा 7, 10, 12, 15, 18, देन 20, 25, 38। ओवरऑल जो ये हमारे पास n है वो कितना है? 9 और 45 है ना। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9। तो क्योंकि ये ऑड है, इवन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1/2th टर्म, है ना। और हम कह सकते हैं 9+1/2th टर्म, दैट इज 5th टर्म, और 5th टर्म हो गया 18, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, डैश इज बेस्ट सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस डेटा सेट। ऑप्शन देखते हैं, बार डायग्राम, पिक्टोग्राम, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। हिस्टोग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में इसी तरीके से हम ड्राफ्ट करते हैं जहां पे कोई भी गैप नहीं होता बिटवीन बार्स, और ये होता है हिस्टोग्राम में। नेक्स्ट, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा इज नो डाउट मोड। नेक्स्ट, हु शुड प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान कौन बनाएगा? नो डाउट एंटरप्रेन्योर बनाएगा, क्योंकि उसी का बिजनेस है, वही ओनर है। गैजर्स आर द फर्म्स हैविंग डैश ग्रोथ रेट। गैजर्स मतलब जहां पे हाई या रैपिड ग्रोथ रेट होती है उसको हम लोग गैजर्स बोलते हैं। ऑप्शन है लो, हाई, जीरो, मॉडरेट, हाई और रैपिड इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, which leadership style is often associated with successful entrepreneurship? Least fire, authoritarian, ट्रांसफॉर्मेशनल। अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है, बेसिकली जिसमें आप रेडी हो चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इन एंटरप्रेन्योरशिप द टर्म बूट स्ट्रैपिंग मीन्स। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब होता है जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने की, ग्रो करने की कोशिश करते हो, उसको हम कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। इग्नोरिंग द नीड फॉर कॉस्ट कटिंग मेजर्स, बिल्डिंग एंड ग्रोथ, ग्रोइंग अ बिजनेस विद मिनिमल एक्सटर्नल रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्सेज लगा के आप अपने बिजनेस को बिल्ड और ग्रो करने की सोचते हो, करेक्ट आंसर होगा बी।
An individual who initiates, creates, manages a new business can be called leader, entrepreneur, professional. No doubt उसको entrepreneur कहते हैं क्योंकि entrepreneur वो person होता है जो अपना लैंड, लेबर, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में और वही बिजनेस के बारे में सोचता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब आप एक्सपोर्टिंग की बात करो कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को बिलो प्राइस पे एक्सपोर्ट किया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डंपिंग. दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, इन बिजनेस एनवायरनमेंट पेस्टल इज यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, एनालिसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑल ऑफ द अबव. अगर पेस्टल एनालिसिस की बात करें तो ये यूज होता है मैक्रो एनवायरमेंट्स के लिए जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस. और इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल इन्वायरमेंट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज यूज्ड फॉर फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस, स्वेट एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस. अगर पोर्टर्स 5 फोर्सेस की बात करें तो ये कंपटीशन की बात करता है. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, द रिसोर्स बेस्ड व्यू दैट इज आरबीवी अप्रोच, ये किस पे फोकस करता है? फर्म के इनिमिटेबल रिसोर्सेस पे या यूनिक रिसोर्सेस पे? दोनों तरह के रिसोर्सेस पे इसका फोकस होता है. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द टर्म व्रायो स्टैंड्स फॉर, व्रायो का फुल फॉर्म होता है वैल्यू, रेयर, इमिटेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है. नेक्स्ट, डैश डिफाइंस अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक की बात करें, स्ट्रैटेजी की बात करें तो हम विजन की बात कर रहे हैं, ना कि मिशन एंड पॉलिसी की. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, बीटा इज अ मेजर ऑफ द डैश रिस्क इन कैपिटल मार्केट. बीटा की बात करें तो ये सिस्टमैटिक रिस्क की बात करता है जिसको हम लोग मार्केट रिस्क के नाम से भी जानते हैं. ऑप्शन में सिस्टमैटिक भी दिया है, मार्केट भी दिया है, तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, Which statistical measure is used to measure the risk of a stock? स्टॉक के रिस्क के लिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, ना कि मीन और मोड. करेक्ट आंसर होगा सी, स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ स्टॉक प्राइसेस, इंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग, इंड्यूसेस गुड परफॉर्मेंस बाय द कंपनी, ऑल ऑफ द अबव. अगर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी की बात करें तो ये फेयर डीलिंग से भी रिलेटेड है, गुड परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड है, और जो शेयर मार्केट है उनकी प्राइस को फिक्सेशन करने की भी बात करते हैं. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग है. अब देखो, अगर सेंसेक्स की बात करें तो इसके लिए हो गया हमारा बीएससी, निफ्टी, एनएससी, सेबी ये बेसिकली कैपिटल मार्केट है, और आरबीआई ये मनी मार्केट है. तो ऑप्शन हो गया 2, 1, 4, 3 जो कि ऑप्शन बी में दिया है. नेक्स्ट, intermediaries who are agents of investors and match buyers with sellers of securities are called. जो intermediaries होते हैं उनको जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रोकर के नाम से, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी सेल करने की बात हो रही है. जब भी सिक्योरिटी सेल या बाय होगा तो हम लोग उनको कहते हैं ब्रोकर्स, या अगर आप अपने कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली किसी के थ्रू सेल कराना चाहते हो तो उनको हम लोग कहते हैं अंडरराइटर. बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है बाय सेल कौन करेगा? वो ब्रोकर करेगा. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्पेकुलेटर्स इन अ स्टॉक मार्केट? बुल, बियर, स्टैग ये सब है स्पेकुलेटर. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड विच एलिमेंट? मार्केटिंग मिक्स में 4 एलिमेंट्स आते हैं: प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन. जो प्लेस है वही डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्ट और प्राइसिंग दिया है, बट टारगेट मार्केट इसका ऑप्शन इनकरेक्ट है. ये बेसिकली अगर टारगेट मार्केट की बात करें तो ये इसका एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट, मार्केटिंग का क्या मतलब है? एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज, फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड इंप्रूवमेंट्स, प्लानिंग सेल्स कैंपेन्स. मार्केटिंग की बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग बात करते हैं अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन एक्टिविटीज. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, the strategy of using a successful brand name to launch a new or modified product in a new category is called as brand extension, multi branding, line extension, geo branding. क्या कह रहा है कि आपका ऑलरेडी एक सक्सेसफुल ब्रांड है और आप उसमें नई कैटेगरी लॉन्च कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन.
आप अपने पर्टिकुलर ब्रांड को बढ़ा रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट, टिपिकली प्रॉफिट इज नेगेटिव ड्यूरिंग डैश स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव होता है और फिर धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होता है। ग्रोथ, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन, डिक्लाइनिंग। करेक्ट आंसर होगा सी, इंट्रोडक्शन। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज एन डैश रेशियो। हमने डिटेल क्लास डाली हुई है रेशियो एनालिसिस पे, हमने वहां सारे रेशियोज के बारे में डिटेल डिस्कस किया है, फॉर्मूलाज डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, तो वो क्लास आप लोग जरूर से कवर कर लेना। बेसिकली किसका पार्ट है? एफिशिएंसी रेशियो का। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट, ये कौन किसको ऑफर करता है? ये कैश डिस्काउंट मिलता है बायर्स को, किसके थ्रू? सेलर्स के थ्रू। और बायर्स बेसिकली कौन है? कस्टमर्स हैं। बट यहाँ ऑप्शन बायर, सेलर, डेटर, कस्टमर सब दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बायर। नेक्स्ट, द केस ऑफ मोहिनी बीवी वर्सेस दामोदर दास, ये बहुत फेमस केस था। किसके लिए? जहां ये बताया गया था कि अगर कोई माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है या उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, या हम कह सकते हैं वॉइड अब इनिशियो कहलाएगा। दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, फ्री कंसेंट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट विद द माइनर। करेक्ट आंसर होगा डी। अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये हमेशा आपको किसके अगेंस्ट राइट देता है? किसी चीज के अगेंस्ट राइट नहीं देता, पर्सन के अगेंस्ट राइट देता है। ऑप्शन है राइट्स इन रेम, राइट्स इन पर्सोनम। करेक्ट आंसर होगा बी, राइट्स इन पर्सोनम। नेक्स्ट, डैश इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स और लाइंस ओवर विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स करस्पॉन्डिंग टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड। बेसिकली हम लोग यहां बात करें बस की। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स डैश इज अ डिजायर बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, नो डाउट डिमांड। अगर आपकी खरीदने की पावर है तभी हम उसको क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, नीड, वांट, डिमांड, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा सी, डिमांड। Opportunity cost is the best example of irrelevant cost, sunk cost, implicit cost, standard cost. Opportunity cost मतलब next best alternative available, जो कि implicit cost के का एक तरह से कह सकते हैं कि बेस्ट एग्जाम्पल है, या opportunity cost implicit cost का ही पार्ट है। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा सी, implicit cost। क्वेश्चन नंबर 96 कट कर देंगे। 97 देखो, ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट इज अ डैश वर्ड, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। ये लैटिन वर्ड है टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट, डैश ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंटरनल, एक्सटर्नल, फोरेंसिक, एक्सटेंसिव। इंडिपेंडेंट ऑडिटर की अगर बात करें तो वो एक्सटर्नल ऑडिट कंडक्ट करता है। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन ऑडिटिंग सब्सटैंटिव टेस्टिंग का क्या मतलब होता है? टेस्टिंग द कंपनीज कंप्लायंस विद लॉस, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, टेस्टिंग फॉर द एग्जिस्टेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। सब्सटैंटिव टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना या टेस्ट करना, यही सब्सटैंटिव टेक्निक टेस्टिंग का मतलब होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है यूनियन बजट 2025 प्रपोज दैट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम नो पर्सनल इनकम टैक्स विल बी पेएबल अप टू इनकम ऑफ रुपीज 12 लाख, 12.75 लाख, बोथ 10 लाख। देखो, अगर सैलरीड पर्सन है तो 12.75 लाख, एंड अदर देन या अपार्ट फ्रॉम सैलरीड पर्सन है तो 12 लाख। ये दोनों ही कैटेगरीज हैं जहां आपको इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो 12 लाख भी करेक्ट है, 12.75 लाख भी करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन में कुछ और मेंशन नहीं किया, बस लिखा है अदर देन स्पेशल रेट इनकम सच एज कैपिटल गेन। तो दोनों ही रेट मेंशन किया गया है, बस एक सैलरीड पर्सन के लिए है जिसमें देखो 12.75 लाख है और उसमें डिडक्शन भी इंक्लूड रहेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम सैलरीड पर्सन जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो थी 12 लाख। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ होगा, ए एंड बी। क्लियर? अब देखो, ये ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू एचपीयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025। सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपने बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लो। 2017 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए, सब क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। एंड जो क्वेश्चन पेपर देख करके एक आइडिया लगता है ना, उससे ये तो समझ में आ जाता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि हमने
टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल एंड क्लासेस ऑलरेडी अपने ऐप पे लॉन्च कर दी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल नहीं भी परचेज करना है, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर से परचेज करो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और ओवरऑल, जैसे ये 100 एमसीक्यूज है ना, सेम पैटर्न पे हमने 30 टेस्ट बनाए हैं, जो कि आपको बिल्कुल ऐसा फील कराएगी कि आप एग्जाम दे रहे हो। तो जब आप एग्जाम के पहले 30 टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे ना, आपको एग्जाम में बहुत आराम से आप पेपर भी अटेम्प्ट कर पाओगे। आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि कहीं पे भी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा ये सजेशन रहता है कि ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है वो भी हम अपने ऐप पे जरूर लॉन्च कर देंगे बहुत जल्दी। बट अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप हमारा पूरा पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हो। हमने बहुत नॉमिनल प्राइस पे इस बार अपने ऐप पे क्लासेस, टेस्ट सीरीज और टेस्ट स्टडी मटेरियल का पैकेज रखा है। जितनी जल्दी हो सके ना ये पैकेज ज्वाइन कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में एग्जाम हो रहेगा, एंड उसके पहले आपके पास 4 to 5 मंथ्स है प्रिपरेशन का। ठीक है, हमारे बैच ज्वाइन करने का आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रिपरेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इतने आप टेस्ट दे दोगे ना एग्जाम के पहले कि आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आज का क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।